नमस्कार, आदाब। मैं अशफाक और आप सबका हालात बंगाल न्यूज़ तक इंडिया में खैर मकदम में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में एक फेक वैक्सीनेशन कैंप को लेकर एक बहुत ज्यादा वावेला मच रहा है। आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले कलकत्ता के कस्बा इलाके में एक कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन कैंप था और एक शख्स देवांजन देव जो खुद को आईएएस अफसर बताया करता था और केएमसी में खुद को जॉइंट कमिश्नर बताया करता था, उसने एक वैक्सीनेशन कैंप किया और वैक्सीनेशन कैंप में मिम्मी चक्रवर्ती जो कि टीएमसी की सांसद है, वो खुद वहां पर एज ए गेस्ट उपस्थित हुई। और जब उन्होंने भी मिम्मी चक्रवर्ती ने भी जब अपना कोरोना का वैक्सीनेशन लिया और उनके मोबाइल में मैसेज नहीं आया और ना ही उन्हें सर्टिफिकेट मिला कोरोना का, तब से कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और बाद में इस बात का भांडाफोड़ हुआ कि इतना बड़ा रैकेट एक शख्स जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल की है, वो खुद को आईएएस अफसर बताता था और अब उसका तमाम फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देवांजन देव अकेला था या उसके साथ कोई बड़ा रैकेट था जो ये इस फर्जीवाड़े को अंजाम देता था। और इसको लेकर जानते हैं पश्चिम बंगाल में हर एक चीज को लेकर सियासत होती है, तो इस फेक आईएएस अफसर को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। भाजपा की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि देवांजन देव उसका टीएमसी के कई नेताओं के साथ फोटो है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, चाहे वो सुदीप बंदोपाध्याय हो, फिरहाद हकीम हो, सुब्रतो मुखर्जी हो या फिर तमाम बड़े लीडर हो। यहाँ तक कि तालतला में 26 फरवरी को एक रविंद्रनाथ टैगोर का मूर्ति लगाया गया था, स्टेचू लगाया गया था, उसमें भी नेम प्लेट में देवांजन देव का नाम है। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए है हमारे सामने दो गेस्ट है, दो मेहमान है, हम दोनों का आपसे तारुफ हम कराते। सबसे पहले हम टीएमसी की ओर से बता दें कि टीएमसी की ओर से शेख गुलाम रब्बानी है जो कि कलकत्ता के मशहूर मारूफ समाजी कारकुन है। रब्बानी साहब, आपका हालात बंगाल न्यूज़ टॉक इंडिया में स्वागत है, खैर मकदम है जी। बहुत शुक्रिया और आपका। साथ ही साथ भाजपा की ओर से आपको बता दें कि आरएसएस की मुस्लिम विंग है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है एडवोकेट सैयद अली अफजल चांद जो कि बीजेपी के सपोर्टर है। 2009 में वो भाजपा की ओर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अफजल साहब, आपका भी इस डिबेट शो में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल भाजपा से है। अफजल साहब, क्या लग रहा है ये जो पूरा वैक्सीनेशन, ये जो कैंप हुआ, फर्जी कोरोना का वैक्सीन लगाया गया, आप लोग की ओर से सीबीआई जांच का डिमांड हो रहा, क्या कहिएगा आप? देखिए, खास कलकाताয় দিনের পর দিন পুলিশের নাকের ডগায় এমন ভুয়ো ক্যাম্প চললো কিভাবে, ये पहले सवाल। दूसरा सवाल है পুরসভার নথি ব্যবহার করে শিবির চলা সত্ত্বেও তার কারণ নজরে এলো না, এটা গেল 2। 3 নম্বর পয়েন্ট, এমন আরো কি এরকম ভুয়ো শিবির পশ্চিমবাংলায় চলছে, এর গ্যারান্টি কে দেবে? 3 নম্বর, প্রতারণায় কি শুধু একা দেবারঞ্জন আছে নাকি এর সাথে কোনো বড় কোনো র‍্যাকেট বা চক্র এর সাথে জড়িত আছে? কারণ আমরা দেখতে পেলাম কি পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল সরকারের আমলে আজকে ভ্যাকসিনেশন মিমি চক্রবর্তী নিয়েছে, তার সন্দেহ হয়েছে, তারপরে এটা মিডিয়ার মাধ্যমে বা সারা পশ্চিমবাংলায় দুধকে দুধ পানিকে পানি হচ্ছে। কিন্তু শুধু যে ভ্যাকসিনেশন না, এ ছাড়াও আপনারা দেখে থাকবেন এর আগে সারদা কেলেঙ্কারিতে সেখানেও বড় বড় নেতাদের নাম জড়িয়ে আছে, মদন মিত্র থেকে শুরু করে সব। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় 2011 সাল থেকে মমতা ব্যানার্জির সরকার আসার পর থেকে যে সমস্ত ভুয়ো তথ্য, ভুয়ো ঠকবাজি, মানুষকে ভুল তথ্য দেওয়া,
বা চিটিংবাজি কারবার যা কিছু পশ্চিমবাংলায় একের পর এক হচ্ছে, এবং সেটা যখন ধরা পড়ছে নেতারা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু যখন হচ্ছে তখন কিন্তু ওই যারা ধরা পড়ছে তাদের গলায় গলায় মালা দিচ্ছে, ফটো তুলছে। এখন বলবে অনেক লোকের সাথে মিশতে হয়, কে কার সাথে ফটো তুলছে। ঠিক এই কথাটা মদন মিত্র বলেছিল ওই সারদা কেলেঙ্কারিতে, যে ওই গৌতম কুণ্ডু বা অন্যান্য যে সমস্ত ভুয়ো যে টাকা পয়সার লেনদেন হচ্ছিল তাতেও বলেছিল আমি ওকে চিনতাম না, কিন্তু মদন মিত্রকে জেল খাটতে হলো। তাই আজকে খাস কলকাতাতে যে রকম কাণ্ডটা ঘটলো ভ্যাকসিনেশন নিয়ে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভ্যাকসিনেশন সবার জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য, সমগ্র ভারতবাসীর জন্য, সমগ্র পশ্চিম বাংলার বাসীর জন্য, সেখানে কোনো রাজনীতি নেই, সেখানে কোনো রং নেই, কোনো মজাব নেই, কোনো ধর্ম নেই, কোনো পার্টি নেই, সকলের জন্য ভ্যাকসিনেশন। তথাপি সেই ভ্যাকসিনেশনের নিয়ে এরকম দুর্নীতি পশ্চিম বাংলাতে ধরা পড়লো। এটা বাংলার মায়ের লজ্জা, বাংলার মেয়ের লজ্জা, বাংলার মানুষের লজ্জা। शेख गुलाम रब्बानी साहब, अभी सैयद अफजल अली चांद साहब ने ये आरोप लगाया कि ये जो फर्जी आईएएस अफसर देवांजन देव जो पकड़ाया है, इसकी बहुत सारी फोटोज है आपके पार्टी के नेताओं के साथ, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके हालात बंगाल और न्यूज टैग के तमाम दर्शकों को गुलाम रब्बानी का तहे दिल से सलाम। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशफाक भाई आपका और तमाम आपके पूरे टीम मेंबर्स का, जो इतना अच्छा आप लोगों ने डिबेट यहाँ ऑर्गेनाइज किया। और आज मेरी इनसे चांद साहब से आज मेरी ये पहली बात हो रही है, और इसके पहले भी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के साथ मेरी डिबेट हुई है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका बात जो है, जो अभी चांद साहब ने कहा कि अभी टीएमसी के नेता जो हैं वो अभी बोलेंगे कि वो कितने लोगों के साथ फोटो उठाते हैं, कौन बगल में उनके साथ सेल्फी ले रहा है, कौन उनके साथ में फोटो ले रहा है, कौन दूर से जूम करके फोटो ले रहा है। तो ये वाकई में सही बात है, क्योंकि जब भी हम लोग भी कहीं आज जाते हैं तो एक फकीर भी हम लोग के साथ सेल्फी लेता है, एक फकीर भी हम लोग खाना खिलाते हैं किसी को तो वो हम लोग के साथ सेल्फी लेता है कि भाई गुलाम रब्बानी ने आके हमारे साथ फोटो लिया, हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ खाना हम लोगों को दिया, कपड़ा दिया, मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया। तो वो फकीर कल को जाके किसी के साथ डकैती करेगा और किसी के गाड़ी से अगर मोबाइल चोरी कर लेगा तो वो क्या गुलाम रब्बानी की जिम्मेदारी बनती है? अगर वो फकीर को मैंने खाना खिलाया और वो फकीर मेरे साथ फोटो उठाकर कल को जाकर किसी जगह में जाकर डकैती कर लेता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो वो फकीर की जिम्मेदारी क्या मेरी बनती है, या मेरे घर वालों की बनती है, या मेरे मोहल्ले वालों की बनती है? तो ये जो सोचना जो आप लोग कह रहे हैं ना, जो ये चांद साहब कह रहे हैं और तमाम इनके जैसे बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि उनके साथ में सुब्रतो मुखर्जी का फोटो है, उनके साथ फिराद हकीम का फोटो है, उनके साथ में इनका फोटो है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो फिराद हकीम पे जिम्मेदारी फिराद हकीम बनती है या सुब्रतो मुखर्जी की बनती है। और जहां तक ये कोरोना का जो आपका जो ये वैक्सीनेशन का जो मामला है, ये जो वैक्सीनेशन जो उन्होंने जिस तरह का प्रोवाइड किया है, तो ये वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा दुर्नीति जो आज यहाँ बंगाल में पकड़ाया है, इसका तो इंक्वायरी होगा और हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। मैं ये खुद जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अरे रुकिए ना, बात बोला, आप जब बोला हम बोला सुना, आप चुप रहिए, हम बोलने दीजिए आप, ठीक है? हम जब चुप रहेंगे आप बोलिए, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे आपको बीच में, ठीक है ना? अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो आपका जो दुर्नीति जो बीजेपी का जो पकड़ाया गया था 2 नंबर वैक्सीन का, जो एक वैक्सीन का 3,500 रुपया ले रहे थे, वो लखनऊ में बीजेपी पार्टी ऑफिस से लाइन लगाकर लोगों को वैक्सीन बेच रहे थे। बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने में लखनऊ में एक बंदा ने वो 3,500 रुपया कर एक वैक्सीन को बेचा है, वो 2 नंबर वैक्सीन, जिसका दुर्नीति सबसे पहले जो आपका लखनऊ में पकड़ाया गया था। आज के डेट में लखनऊ और पूरे यूपी में जिस तरह का दुर्नीति चल रहा है ना सर, नहीं मैं यही कह रहा हूँ। एक मिनट अशफाक भाई, लेट मी कंप्लीट। अशफाक भाई, लेट मी कंप्लीट। देन यू से आई वोंट इंटरप्ट एनी वन ऑफ यू। यूपी में सबसे पहले 2 नंबर वैक्सीन पकड़ाया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुलाम रब्बानी नहीं कह रहा है, ये वायरल वीडियो कह रहा है। आप यूट्यूब करके अभी देख लें, ये डिबेट को कुछ देर के लिए पॉज करें और यूट्यूब खोल के आप देख लें कि सबसे पहले 2 नंबर वैक्सीन, जाली वैक्सीन अगर कहीं पकड़ाया है तो वो बीजेपी पार्टी ऑफिस से पकड़ाया है, यूपी में, लखनऊ में,
ठीक है। आज के डेट में यूपी को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज के डेट में यूपी को सबसे बड़ा बिजली चोर कहा जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा बिजली चोरी यूपी में होता है। हर चीज का चोरी, हर चीज का दुर्नीति, रेप, डकैती, मर्डर, सब कुछ आप देखिए यूपी से होता है। तो आप बंगाल के ऊपर में नजर क्यों है खाली? बंगाल में जो आज ये पकड़ाया गया है तो वो हमारे लीडर के वजह से पकड़ाया गया है। इसके ऊपर में लंबा तदंत होगा, इंक्वायरी होगा, ठीक है। आप खाली बंगाल को लेकर मत पकड़ के बैठिए। आप लोग एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, तो आपको देखना चाहिए कि हर स्टेट में किस तरह से दुर्नीति हो रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। आज के डेट में आईएएस को क्रिकेट के बैट से मारा जा रहा है। आज के डेट में पालघर के सन्यासी भाइयों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। उसके लिए क्या तदंत आप लोगों ने किया? आप लोगों ने यूथ का गाइडलाइंस लाया, आप लोगों ने रेप विक्टिम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, आप लोगों ने पालघर में जो सन्यासी भाइयों को जो मार दिया गया मॉब लिंचिंग करके जलाकर, उसके लिए आपने कोई गाइडलाइंस लाया? लेकिन आप लोगों का जो गंदा नजर जो है, बीजेपी का तमाम नेताओं को मैं कह रहा हूं कि गंदा नजर जो है सिर्फ आप लोगों का बंगाल के ऊपर में रहता है। और इनका जो नेता है ना, पॉलिटिकल गुरु अर्जुन सिंह, उनको भी मैंने डिबेट में कहा था एक बार कि आप लोगों का जो नजर है सिर्फ बंगाल में रहता है, क्योंकि पहले आप थे सीपीएम में, फिर है बीजेपी में, फिर है टीएमसी में, फिर है बीजेपी में। तो आप लोगों का कोई पॉलिटिकल कैरियर है नहीं। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ नजर जब बंगाल में रहता है। इसका मुंह तोड़ जवाब जो है आपको इस 2021 के इलेक्शन में बंगाल के तमाम आवामों ने, बंगाल का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान ने आप लोगों को जवाब देकर दिखाया है कि यहाँ पर में गाय और गोबर की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर में राम और मस्जिद के नाम पर बंगाल को नहीं बांट सकते हैं आप लोग। यहाँ पर में आप लोग कोरोना को लेकर राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपको इतना ही फिक्र था, अगर आपके मोदी जी को इतना ही फिक्र था, तो सही वक्त पर आप लोगों ने लॉकडाउन क्यों नहीं किया? आप लोगों ने सही वक्त पर लॉकडाउन क्यों नहीं किया? WHO ने और हमारे 31 जनवरी को पहला कोरोना पेशेंट केरला पकड़ा गया। उस टाइम आपके मोदी जी, आपके पूरे नेता कहाँ थे? आप लोगों ने पूरे 1 साल बर्बाद किया। यहाँ के बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 1 साल हम लोगों ने यहाँ बर्बाद किया, लास्ट लॉकडाउन से लेकर आप लॉकडाउन तक का। आप लोगों को इस वक्त चाहिए था कि एक नेशनल पार्टी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये चाहिए था कि एक सही वैक्सीन निकाला जाए, जो आज तक पूरी दुनिया, पूरे देश जो है आपके दुर्नीति की वजह से भोग रहा है। और आप उसी बंगाल को लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर में जाति धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पे कोरोना को लेकर राजनीति नहीं चलेगी। आप लोगों ने कश्मीरी पंडित के लिए क्या गाइडलाइंस आया आप लोगों ने? आपको यहाँ पर में कोरोना, आपको एक मिनट 30 सेकेंड, आई वांट 30 सेकेंड मोर। आपके यहाँ पर में वो जो लेडी थी, उनके सलून से वो पकड़ा गया, कोकीन पकड़ा गया। उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? कोकीन पकड़ा गया, पमेला गोस्वामी के सलून से ये पकड़ा गया कोकीन। उसके लिए आपने आवाज उठाया? आपने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि वो आपके लोग थे। ठीक है अफजल चांद साहब, गुलाम रब्बानी खूब एक गुरुत्वपूर्ण एक অভিযোগ তুলেছেন। উনি বলেছেন যে ফেক ভ্যাকসিন, ভুয়া ভ্যাকসিন আপনাদের উত্তরপ্রদেশের লখনউতে अवेलेबल আছে। কি বলবেন? बिजली चोरी, वैक्सीन चोरी, सब तो वहां से होता है। देखिए, आप जब बोला हम चुप हो गया। अभी मैं बोलूंगा, प्लीज साइलेंट रहिए। आपको ही बात बोल रहा हूँ, मेरा बात नहीं है, आप बोला। लेकिन कुछ गलत बोलिएगा तो हम बीच में टोकेंगे। गलत बात मत कीजिएगा, फेयर बात कीजिएगा। आप गलत नहीं टोका तो तब क्यों गुस्सा हो रहा है? तब तो क्यों गुस्सा हो रहे थे? अरे आप बीच में टोक दिए, आप तो हमको बोलने नहीं दिए, तो आपको टोक दिए बीच में। अरे भाई, अगर आप हमको पूरा बात करने देते तो आप बोलते। हम शुरू किया, आप बोलना शुरू कर दिए, तो हम तो बोलेंगे आपको। मैं चुप हो गया। लेकिन आप क्यों? आपका पूरा बात सुनने के बाद ही हम बोलेंगे। आपको तो जब पूरा बात बोला, ना मैं बोला ना आसिफ भाई बोला, कोई नहीं बोला। आप इत्मीनान से, खुशी से, दिल भर से बोला, हम लोग चुप रहे। अभी हम लोग को बोलने दीजिए, आप थोड़ा शांत होके सुनिए। बोलिए ना। सरकार का प्रतिनिधि, आप थोड़ा पेशेंस तो रखिए। मैं तो बंगाल का पेशेंस रखिए। देखिए, बंगाल में 35 साल सीपीएम जब था, सीपीएम राजनीति करता था। मान लीजिए कलकत्ता में 100 फुट ड्रेन होगा, तो सीपीएम क्या करता था? चीन में फैलाना हुआ, ऐसा हुआ, चीन से बोल के दिल्ली आएगा, दिल्ली से फिर क्या करेगा? दिल्ली से बंगालोर आएगा, बंगालोर से उसका बाद अलीमुद्दीन स्ट्रीट आएगा, अलीमुद्दीन स्ट्रीट होके लास्ट में
कस्बा में ड्रेन होगा। लास्ट में क्या देखता है, 100 फुट ड्रेन होगा, इसलिए इतना लंबा चौड़ा चीन देखा दिया, दिल्ली देखा दिया, अलीमुद्दीन स्ट्रीट देखा दिया, उसका बाद कस्बा में 100 फुट ड्रेन। ये हो सीपीएम का भाषण। ऐसा ही नीति टीएमसी ले रहा है। बात हो रहा है वैक्सीनेशन का, बात हो रहा है बंगाल का, बात हो रहा है कलकत्ता का, बात हो रहा है देवांजन का, बात हो रहा है बंगाल में किस हालत में वैक्सीनेशन क्यों हुआ, ये बात होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के क्या बोल दिया, नहीं बंगालोर में हुआ। अरे असली माँ को भात नहीं दिया, बोलते मैं तो खाला को भात दिया, खाला को तो भात दिया, माँ क्यों खाने पाया कि नहीं पाया वो छोड़ दो, मेरा खाला तो भात पाया बंगालोर में। बात यही होता है, पहले बात होता है बंगाल में, आप बंगाल में राजनीति करता है, मैं बंगाल का प्रेसिडेंट हूं, आप बंगाल का राजनीति करता है, आप हो सकता है कलकत्ता का कोई नेता होता है, लेकिन आप तो नेशनल लीडर नहीं है। जब नेशनल लीडर होगा, मैं नेशनल कमेटी का मेंबर हूं, मैं नेशनल बात करूंगा, लेकिन यहां नहीं करूंगा। जहां नेशनल डिबेट होता, जैसे आज तक में हम बढ़ता है, जिधर इधर होता है, तो नेशनल का बात, लेकिन यहाँ बंगाल का बात होता है। बंगाल में तो आप जो बात बोला, उसी बात का ऊपर बंगाल का आम आदमी, मुसलमान जो भी हो, बंगाल में 200 से ज्यादा सीट में बंगाल में बैठा दिया ममता बनर्जी को। भाजपा को तो 77 से छोड़ के और 73 आ गया, तो इतना कम सीट आ गया। अभी हम लोग विरोधी में हैं, तो आपको ऊपर बंगाल का आदमी, मुसलमान आदमी पूरा झांक करके वोट दिया, क्यों दिया, वो डिबेट अलग होगा, लेकिन दिया। अभी सरकार तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा हाथ में, पुलिस तुम्हारा है, नेता तुम्हारा है, मंत्री तुम्हारा है, इसका जिम्मेदारी किसका है? इसका जिम्मेदारी बंगाल सरकार का है। अभी क्या जो होता है, अभी होता है दिव्या रंजन वो आईएएस ऑफिसर बन के, लोगों लगा के, पुरसभा का नोथी, कोलकाता कॉर्पोरेशन का नोथी, कौन सा कोलकाता पौरसभा, जहां नेताजी सुभाष चंद्र मेयर, उसी सुभाष चंद्र जिस चेयर में बैठा था, वो कलकत्ता पौरसभा, उस पौरसभा का चेयर में अभी कौन है? गर्व का बात है फिरहाद हकीम, लेकिन फिरहाद हकीम का उस पौरसभा में नोथी व्यवहार करके चला कहां चला? कलकत्ता में, पुलिस का नाक का डग में, जगह में। क्यों ऐसा हुआ भाई? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर क्या देखता है, रविंद्रनाथ टैगोर বিশ্ব কবি, সেই বিশ্ব কবির মূর্তি উন্মোচন হচ্ছে, সেখানে সুব্রত মুখার্জি থেকে শুরু করে, কলকাতার মেয়র থেকে শুরু করে, বিধায়ক থেকে শুরু করে, সাংসদ থেকে শুরু করে, তাদের ফলকের সাথে দেবাঞ্জনের নাম থাকবে। আপনি একটু আগে বললেন ভিখারিকে খাওয়ালাম, ভিখারি চলে গেল, ভিখারি যদি ডাকাতি করে তার কি আমার নাম বলবে? কথাটা ঠিক, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, কিন্তু একটা ভিখারিকে খাওয়ানো আর ফলকে ক্রিমিনালের নাম যেখানে থাকবে, সেখানে নামটা আজকে তো জলজল করছে না, কত বছর আগে হয়েছে, বেশি দিন তো না, সেখানে জলজল হচ্ছে। সেই ফলক যখন মিডিয়াতে জলজল করে সারা পশ্চিমবাংলা, সারা ভারতবর্ষ দেখিয়ে দিল, আজকে রাতারাতি সে ফলকটাকে মুছে দেওয়া হলো। কেন? এটা কি তুচ্ছল্যপাতের জন্য হচ্ছে? ঠাকুরঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি, এই অবস্থা। আজকে পশ্চিম বাংলায় যে হারে এই ভ্যাকসিনেশন নিয়ে 2 নম্বরে চলছে, এই ভ্যাকসিনেশনে 500 জন, খুব মাইনরলি শুনবেন, 500 জন আইএনটিইউসি নেতা সোনারপুরের, তার নেতৃত্বে আইএনটিইউসির ফ্ল্যাগ লাগিয়ে গাড়ি করে যে 500 জনকে ভ্যাকসিনেশন দিল, আজকে তারা এই 500 জন কি দোষ করেছে? ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন কি করবে? তাদের যদি মৃত্যু হয় কে দায় নেবে? মমতা ব্যানার্জি দায় নেবে? আপনি রব্বানী সাহেব দায় নেবেন? এই 500 জনের যদি কিছু, আপনি চান সাহেব, আপনি যেটা বলছেন ভুয়া ভ্যাকসিন, কিন্তু গোলাম রব্বানী যেটা বলেছেন ইউপিতেও তো হচ্ছে,
কি বলবেন? আরে ইউপিতে আমি কি বলছি, ইউপিতে হচ্ছে ইউপি না, সরকার। আপনি তো বললেন একটু আগে আমি বিজেপির ন্যাশনাল নেতা। আমি আমি কি বলেছি, প্রথমে ন্যাশনালে যখন বসবো তখন আমি ন্যাশনালের জবাব দেবো। এখন আমি পশ্চিমবাংলায় বসেছি, আমি পশ্চিমবাংলার নেতা, রাজ্যের সভাপতি, সংঘ ঘনিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের রাজ্যের সভাপতি হিসাবে আমি এখন পশ্চিম বাংলার বাইরে যাব না। কেন যাব না? যেহেতু এটা তৃণমূল দলটা ভারতীয় দল না, তৃণমূল দলটা হচ্ছে একটা আঞ্চলিক দল, একটা পশ্চিমবঙ্গ বিশিষ্ট টিএমসি তো দল। আঞ্চলিক দল, আপনার দল তো ন্যাশনাল পার্টি। বাংলার বাইরে কোনো এমএলএ নেই, বাংলার বাইরে কোনো না এমপি না, নেই, চান স্যার, বাংলার বাইরে উত্তরপ্রদেশে যদি কোনো দুর্নীতি হয় আপনি কি এটা বলবেন না? এটা শুনুন, দুর্নীতি হলে আমি অ্যাজ এ আলী আফজল চাঁদ মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের রাজ্য সংযোজক হিসেবে, রাজ্য সভাপতি হিসেবে পরিষ্কার ভাষায় বলছি, দুর্নীতি সিপিএম করুক, কংগ্রেস করুক, তৃণমূল করুক, বিজেপি করুক, আরএসএস করুক, দুর্নীতিবাজ ইজ এ দুর্নীতিবাজ, তার কে কোনো ক্ষমা নেই। তাকে পরিষ্কার ভাবে তার যত রকম সাজার দরকার পুরো খুল্লা তাকে সাজা আইনের দায়রে রেখে তার দেওয়া উচিত। সেখানে পেছন থেকে তাকে কোনো মদত দেওয়া হবে না, হবে না, হবে না। আর যারা মদত দেবে আমি মনে করি তারাও কাল। মোদিজি তো সব থেকে বড় কালপ্রিট। বানি সাহেব, তাহলে মোদিজি তো সব থেকে বড় কালপ্রিট। আপনি বলুন, মোদিজি প্রমিস করেছিল কি আমরা ব্ল্যাক মানি আনবো, ঠিক আছে? শুনুন শুনুন শুনুন, আপনি বলেছেন আমি বলেছি, এবার আমি বলছি শুনুন, ঠিক আছে? শুনুন, বিজেপি, আপনি বললেন টিএমসি হচ্ছে রিজনাল পার্টি, আর আমি বলছি বিজেপি টিএমসি হচ্ছে একটা ন্যাশনাল পার্টি, তারপরে বিজেপি হচ্ছে একটা ন্যাশনাল পার্টি, ঠিক আছে? তাহলে কি আপনার কি বাকি রাজ্যগুলোর দায়িত্ব নেই? বাকি রাজ্যগুলোর কি হচ্ছে দায়িত্ব নেই? আমি রিজনাল পার্টি, যার এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার বাইরে একটা এমপি নেই, এমএলএ নেই, কোনো কাউন্সিলর নেই, কোনো পঞ্চায়েতের সদস্য নেই। ইন্ডিয়ান সিটিজেন, আপনি আগে বলবেন কি আমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন আছি কি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিটিজেন আছি? আপনি বলবেন আমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন আছি আগে। আমি রিজনাল পার্টির সাথে রাজ্যের বাইরে কথা বলতে পারছি না। যেদিনকে এটা কোন আইনে লেখা আছে? আরে মশাই, কোন আইনে লেখা আছে? পশ্চিমবাংলার বাইরে কোন আইনে লেখা আছে? চারটে এমএলএ করে দেখাবে। কোন আইনে লেখা আছে কি আপনি যখন ডিবেটে বসবেন আপনি বাইরে কথা বলবেন না, শুধু বাংলা কথা বলবেন? হ্যাঁ, আমি এটা আমি বলছি, আমার বিবেক বলছে। আমি এটা বলছি না, আমি যখন কথা বলবো বিং ইন্ডিয়ান সিটিজেন, ফার্স্ট অফ অল আই এম এন ইন্ডিয়ান সিটিজেন, তারপর আমি বেঙ্গলি, তারপর আমি মহারাষ্ট্রিয়ান, তারপর আমি ইউপি, তারপর আমি দিল্লি, ঠিক আছে? শুনুন, যখন আপনি শুনুন, আপনি আমার দুটো কথা উত্তর দিন। শুনুন চান সাহেব, ও চান সাহেব, শুনুন শুনুন শুনুন, আপনি আমার দুটো উত্তর দিন, দুটো প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি আমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি আমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দেবেন? বলুন, দুটো প্রশ্নের উত্তর দেবেন? দুটো প্রশ্ন। হ্যাঁ, রিজিনাল। আরে রিজিনাল, ঠিক আছে চলুন, রিজিনাল, ঠিক আছে রিজিনাল, ওকে। আরে রিজিনাল, ঠিক আছে, আপনার হাতে আমি রিজিনাল কথা বলছি, দুটো প্রশ্নের উত্তর দিন আমাকে। দুটো প্রশ্ন দেবেন? ওকে, ফার্স্ট কথা, ফার্স্ট চ্যানেল আমি ন্যাশনাল চ্যানেলে বসবো, আপনার সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আপনি বলবেন, আমি সারা ভারতবর্ষকে উত্তর দেবো। যেদিনকে আপনি বলছেন এটা জোর করে, শুনুন, এইটা এই যে বলছেন না, এটা আপনি জোর করে বলছেন, ঠিক আছে? এটা কোনো আইনে নেই যে আপনি বলবো, যেখানে আপনি রিজনাল পার্টিতে রিজনাল তে বসবেন, রিজনাল কথা বলবেন আর ন্যাশনাল কথা বলবেন না, এটা কোনো আইনে নেই, ঠিক আছে? এটা কোনো আইনে নেই। আপনি কথা বলতে পুরো কথা বলতে আপনাকে, তো আপনি কথা রাখছেন। পশ্চিমবাংলার কথা বলবেন, আপনি পশ্চিমবাংলার কি ডেভেলপ হয়েছে, কি অবনতি হয়েছে। रब्बानी साहब क्या सवाल है आपका? सवाल कीजिए। আমার দুটো প্রশ্ন আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে চান সাহেব, শুনুন শুনুন, এইটা দুটো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, যখন আমাদের মার্চ মাসে লকডাউন হলো, তারপরে আনলক হলো, বলুন ইয়েস। কি? যখন আপনার মোদিজি লকডাউন করলো, তাহলে সমস্ত জিনিস লকডাউন হলো? লকডাউন হয়েছে লাস্ট ইয়ার। আচ্ছা, যখন আনলক হলো, তাহলে সমস্ত জিনিস আনলক হলো, খোলা গেল, ঠিক আছে? এইবার হ্যাঁ আসছি আমি ওখানে। তাহলে আপনাদের কি উচিত ছিল কি আপনি ফার্স্ট আনলকটা কি করবেন? মন্দির মসজিদ আনলক করবেন কি দারু দোকান আনলক করবেন? ফার্স্ট মদের দোকান আনলক করবেন? আগে মদের দোকান আনলক করবেন কি মন্দির মসজিদ গির্জা ঘর আনলক করবেন? এইটা উত্তর দিন।
উনার প্রশ্ন হচ্ছে চান সাহেব শেখ গোলাম রব্বানি প্রশ্ন করেছেন যে আনলক হলো তো তখন যত মদের দোকান ছিল ওইগুলো ওপেন ছিল, মন্দির মসজিদ গুলো উল্লেখ করা হলো না, কি বলবেন? শুনতে পাইনি, আবার তখন সিসলিং হয়ে গেছিল। উনার প্রশ্ন, শেখ গোলাম রব্বানি প্রশ্ন করেছেন যে যখন আনলক যখন হলো তাহলে প্রথমে আনলক করা হয়েছিল মদের দোকানগুলো, মদের দোকান আগে খোলা হয়েছে, তারপরে মন্দির মসজিদ খোলা হয়েছে, এইটা কি ঠিক ছিল? দেখুন, আনলকের অর্ডারটা কিন্তু মোদিজি রাজ্য সরকারের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। আজও যেমন পশ্চিম বাংলায় ট্রেন চলবে, ট্রেন কিন্তু কেন্দ্রের, সেই ট্রেন চলবে কি চলবে না, রেল চলবে কি চলবে না, ডিসিশন নেয় রাজ্য সরকার। সেই রাজ্য সরকার আজও ট্রেন বন্ধ রেখেছে। সেরকম রাজ্যে কোন জিনিসটা প্রায়োরিটি দেবে, কোন জিনিসটা প্রায়োরিটি দেবে না, সেটা রাজ্যের উপর ডিপেন্ড করে। সুতরাং খোলার ব্যাপার ন্যাশনালিটি একবার করে দিয়েছে, কিন্তু এবারের লকডাউনটা ন্যাশনাল হয়নি, এবারে লকডাউনটা রিজিওনাল হয়েছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি বলুন তো, মমতা ব্যানার্জি রেল চলতে দিচ্ছে না, চলছে না। আপনি আমার কোশ্চেনটা আপনি স্কেপ শুনুন, এটাকে বলা যায় স্কেপগোট, ঠিক আছে? এটাকে বলা যায় স্কেপগোট, ঠিক আছে? এটাকে বলা যায় স্কেপগोट। यू आर जस्ट बीइंग अ स्केपगोट, यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। डिबेट जो है दूसरी तरफ चला जा रहा है। हमारा जो मुद्दा था देवांजन को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जो लफ्जी जंग चल रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या लगता है रब्बानी साहब, टीएमसी के नेता जो उनके दिबांजन के साथ बहुत सारा फोटोज वायरल हो रही है, डू यू थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना टीएमसी लेगा ना कोई दल का नेता लेगा, पहला बात है, ठीक है? जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर कोई फकीर किसी फोटो उठा के, रब्बानी साहब, तालतला में रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टेचू है, स्टेचू के नीचे एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें जो गेस्ट जो 26 फरवरी 2021 को जब स्टेचू लगा था, जो लोग मौजूद थे, जो गेस्ट थे, सबका नाम लिखा हुआ है, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय, फिरहाद हकीम का नाम है। उसके नीचे में जो है देवांजन देव जुगनू सचिव पश्चिम बंगाल सरकार। क्या लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था सरकार के कान के नीचे, सरकार को बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं थी, कहाँ है खामी? देखिए, इसके ऊपर में एक अच्छा तदंत होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए कि इतना बड़ा इस तरह का कैसे करके हुआ। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि देवांजन के ऊपर में सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए, और इतना बड़ा दुर्नीति यहाँ पे जो करके रखा था, किसके किस तरह से वो किया। कह रहे हैं कि देवांजन कांड पे सीबीआई होना चाहिए, आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी किस मांग का? देखिए, हम बीजेपी का किसी चीज में सपोर्ट नहीं करते हैं। जो मेरा देश का भलाई का काम होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे पहला, जो मेरा देश का खराब करने का हम उसके साथ में हमेशा खिलाफ खड़े रहेंगे। लेकिन ये देश की आर्थिक स्थिति और देश को बर्बाद, देश को बदनाम करने की, बंगाल को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका एक हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। ये इसका सपोर्ट जो है हर एक आम कॉमन आदमी भी करेगा। इसमें बीजेपी और सीपीएम का कोई कहानी इसमें है नहीं। इसको बीजेपी बोल रहा है तो टीएमसी भी यही बात बोल रहा है कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि किस तरह से ये सब हो गया। अब फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी, ये लोग बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े जननेता हैं, देशप्रिय नेता हैं, इनके अंडर में ये सब चीज नहीं हुआ है, ये मैं गारंटी करके सकती हूँ। देखिए, जब आदमी आप रास्ते पे निकलते हैं काम करने के लिए, चाहे आप सोशल वर्कर हो, चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो या एमपी या काउंसिलर, आप कुछ भी हो, आपके पीछे में हजारों लोग रहते हैं। अब उस 1000 लोग में से कौन मर्डरर है, कौन छिनताईबाज है, कौन डकैती करने वाला, ये आपको जानने का, आप किस तरह से आप जानेगा? इसका जानने का कोई रास्ता है? इसका जानने का कोई रास्ता है कि आपके पीछे में जो 1000 लोग खड़े हैं, जो अशफाक भाई जिंदाबाद कर रहे हैं, उसमें से कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला जानने का इसका कोई तरीका है? आज तक इसका कोई तरीका नहीं है। जब कोई चीज दुर्नीति सामने आता है तो उसका इंक्वायरी पक्का होना चाहिए, अब इररिलेटिव ऑफ एनी फ्लैग, ये होना चाहिए, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। जिस तरह से पामेला गोस्वामी कोकीन लेके पकड़ाई थी, उसका इंक्वायरी होगा, वो भी अंदर रहेंगी। अर्जुन, आपका जो राकेश सिंह है वो भी आज अंदर है, उसका भी इंक्वायरी हो रहा है, उस तरह इसका भी इंक्वायरी होगा। राकेश सिंह बोल रहे हैं कि पामेला गोस्वामी मेरा आदमी नहीं है। राकेश सिंह बोल रहा है कि पामेला गोस्वामी मेरा आदमी नहीं है।
ভাই ठीक है, तो वो बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना, ये तो प्रूफ होगा। আমার বন্ধু কথাটা ঠিকই বলেছেন, এই তো প্রুফ হবে। প্রুফটা কোথায় হবে? কানুনে হবে, তাই তো? প্রুফটা অবশ্যই। কোথায় হবে? কানুনে হবে। কানুনে হবে তো। আমি কানুন পড়ে বলছি, আপনি কানুন পড়েছেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু কানুন পড়ে বলছি। না, আমি অ্যাডভোকেট নেই। আমি কানুন পড়ে বলছি। একটা লোক, উনি বললেন ছবি কিন্তু তুলতে আমি পারে, করতে পারে। ডেভিলস অ্যাডভোকেট নেই, আমি ডেভিলস এর অ্যাডভোকেট নেই। আজকে উনি বললেন যে ছবি তুলতে পারে, কে নাড়া দিতে পারে, কে আশরাফ ভাই জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ অনেক কিছু বলতে পারে, জিম্মেদারি কি আশরাফ ভাই নেবে? কথাটা ঠিকই, কিন্তু একটা জায়গায় যখন রবীন্দ্রনাথ টেগোরের মূর্তি উন্মোচন করছে, কে লেখা রয়েছে উদ্বোধনকারী মেয়র মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিরহাদ হাকিম, জনাব ফিরহাদ হাকিম। একটা লোক যখন ফিরহাদ হাকিম একটা ফলক উদ্বোধন করছে, ফলকটা উদ্বোধন করে ফিতে কেটে তার পর্দা থেকে সরায়। যখন ফলকটা উদ্বোধন করার পর পর্দাটা সরিয়ে দেয় এবং সেটা ওপেন করে দেয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। কার না? রবীন্দ্রনাথ টেগোর, তার মূর্তি উদ্বোধন হচ্ছে ফলক দিয়ে। সেই ফলকে যখন উদ্বোধন করছে, যিনি উদ্বোধন করছেন তিনি কিন্তু দেখছেন যে এখানে কার কার নাম আছে। এক, 2 নম্বর, সেই এলাকার বিধায়ক নয়না দাস তিনি উপস্থিত, সেই এলাকার সাংসদ তার নাম আছে, মানে প্রত্যেকের নাম, এবং তারা প্রত্যেকেই নাম করছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি আপনাকে পুরো আমার বলুন। 1 মিনিট, আমার প্রশ্ন এই জায়গায় যে যখন ফটো তুলতে পারে ঠিক আছে, মেনে নিলাম ফটো তুলতে পারে, কিন্তু একটা অনুষ্ঠানে ফলক উদ্বোধন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো, সেই ফলকে কার কার নাম রইলো সেটা কি পড়েনি? যদি তার কোনো প্রশ্ন থাকে যে এই লোকটা, এই মন্ত্রী সব রয়েছে, এই লোকটা তো কে? দেবাঞ্জন তো কোনো মেয়র না, দেবাঞ্জন তো কোনো তৃণমূলের মেম্বার না, তাহলে এই লোকটার নামটা কেন এলো? এই প্রশ্নটা তো করতে পারে যে সবার নাম রয়েছে, এই লোকটার নামটা কি করে এলো? আপনি এটা তার ছোটখাটো জিনিস না যে নারায় তকবীর, আল্লাহ আকবার, জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব, এটা বলছে না তো, এটা ফলক উদ্বোধন। সেই ফলকে কার কার নাম রয়েছে সেটা তো দেখতে পাচ্ছে। 1, 2 নম্বর হচ্ছে এই পর্দাটা ফাঁস করেছে সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, তাকে স্যালুট জানায় মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের তরফ থেকে। তার মনে জেগেছে, আমার কাছে কোনো মেসেজ আসেনি, আমাকে কোনো সার্টিফিকেটের কোনো মেসেজ আসেনি, এটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্ডার, ইঞ্জেকশন নিলে সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ চলে আসবে, সার্টিফিকেট আসবে, এত তারিখে আপনার নেওয়া হলো। সেটা যখন এলো না, মিমি চক্রবর্তী সাংসদ, তিনার সন্দেহের জন্য আজকে এই পর্দাটা ফাঁস হয়েছে। সুতরাং মিমি চক্রবর্তী এই পর্দাটাকে উদ্ঘাটন করেছে, অর্থাৎ এই ভ্যাকসিনেশনের অরাজকতাটা উদ্ঘাটন করেছে। 1, 2 নম্বর হচ্ছে আইএনটিটিউসি নেতা, শ্রমিক নেতা 500 জন লোককে নিয়ে গেল, সেখানেও এলাকার সোনারপুর এলাকার বিধায়ক এখন বলছেন তৃণমূলের, তিনি বলছেন আমি জানতাম না, আমাকে জানিয়ে যায়নি। আবার নয়না দাস থানায় এফআইআর করেছে যে আমার নাম ওই ফলকে রয়েছে, আমি এলাকার বিধায়ক, আমার নামটা জানানো হতো আমি জানি না বলে তিনি, অর্থাৎ শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। শুনুন, মদন মিত্র, এখনকার যিনি কুণাল ঘোষ জেনারেল সেক্রেটারি, তারাও এই সমস্ত জিনিস, কে ফটো তুলেছে ওটা আমরা জানি না, ও সারদা ওই হয়েছে, এই সমস্ত গল্প বলেছিল। কিন্তু আইন যখন টান মারলো তখন মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ সবাইকে কিছু ফেলে যেতে হলো। আজকে উনি একটা কথা বললেন, সিবিআই তদন্ত চাই। আমরা পরিষ্কার বলি, সিবিআই তদন্ত অত সহজে হয় না। সিবিআই তদন্ত আইনটা জেনে রাখুন, সিবিআই তদন্ত করতে গেলে রাজ্য সরকারকে অনুমোদন করতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে বলতে হবে আমি এই ভ্যাকসিনেশন কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চাই, মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে। এটা একটা দিকে হতে পারে। উনি কি মুখ্যমন্ত্রী পারমিশন দিয়েছেন যে সিবিআই তদন্ত চাই? মিস্টার রব্বানিকে বলেছেন, কানে কানে বলেছেন, না মৌখিক বলেছেন, না টেলিফোনে বলেছেন? উনি তো ডিমান্ড করছেন।
আমি সেই ডিমান্ড তো উনি দলের প্রতিনিধি, সেই দলকে অনুমোদন করেছে সিবিআই তদন্ত। এক 2 নম্বর হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার, সিবিআই তদন্ত হাইকোর্টে যদি কেস হয়, মহামান্য হাইকোর্ট এটা সিবিআই ডাইরেক্ট দিতে পারে। এই দুটো কারণে সিবিআই হতে পারে। আমরা দেখতে চাই যে এটা কোন রিজন দিয়ে মমতা ব্যানার্জি সত্যি করে তার নেতাদের আড়াল করতে চাইছে, দিয়ে সিবিআই তদন্ত চাইছে না, নাকি আড়াল করতে না পারার জন্য এই দেবাঞ্জনের মতো আছে তাদেরকেও জেলে করার জন্য সিবিআই তদন্ত চাইছে, নাকি সিবিআই তদন্ত দেখতে চাই। সৈয়দ আলী আফজল চাঁদ সাহেব, আপনি বলছেন যে টিএমসি লোক এই সব পুরো কাণ্ডে আছে, কিন্তু যে মিমি চক্রবর্তী যিনি প্রথম এই কেসটা ফাঁস করলেন, উনি তো নিজে টিএমসি সাংসদ। হ্যাঁ, আমি তো এর জন্য স্যালুট জানিয়েছি এই জন্য। কিন্তু সিবিআই তদন্ত তো এখনো পর্যন্ত কোন রাজ্য সরকার থেকে তো বলেনি। রাজ্য সরকার থেকে এটা তো চাইতে হবে রাজ্য সরকারকে, রাজ্য সরকার চাইলে ব্যক্তি চাইলে হবে না। ইনভেস্টিগেশন করছে, সিআইডি তো করছে। সিআইডি দেখুন, সিআইডি হচ্ছে রাজ্যের ব্যাপার, রাজ্য সরকারের অধীনে। সিবিআইটা কিন্তু সেন্ট্রাল, দুটোর মধ্যে ফারাক আছে। সিবিআই ইনকোয়ারি একটা আলাদা জিনিস, সিবিআই একটা আলাদা জিনিস, একটা রাজ্য সরকারের আন্ডারে তদন্ত। আজকে বলুন তো, মমতা ব্যানার্জি সিবিআই অফিসে যখন গেলেন, আজকে মমতা ব্যানার্জি এফিডেভিট জমা করতে গেলেন কলকাতা হাইকোর্টে, এফিডেভিট জমা নিল না। মলয় ঘটক আইনমন্ত্রী তাদের এফিডেভিট জমা নিল না, সুপ্রিম কোর্টে গেল। সুপ্রিম কোর্টে যখন, 1 মিনিট বলতে দিন, সুপ্রিম কোর্টে যখন গেল, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি মিস্টার বাসু তিনি বললেন কার কেস, বলে মমতা ব্যানার্জির কেস, পশ্চিমবাংলার। বললো আমি কেস থেকে সরে যাচ্ছি। কত বড় লজ্জা! বাংলার মেয়ে কেস করেছে, বাংলার একজন জাজ সেখানে আছে সুপ্রিম কোর্টে, তিনি সরে আসছেন হয়ে, কি কারণ জানি না। তারপরে আজকে শুনানি হলো, শুনানিতে থাপ্পড় খেয়ে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন, আবার কলকাতাতে হাইকোর্ট। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার চায়, তাহলে আমরা সাধুবাদ জানাবো যে রাজ্য সরকার দেরিতে হলেও চেতনা হয়েছে। আর যদি সিবিআই তদন্ত মমতা ব্যানার্জি না চায়, কারণ আমি জানি তৃণমূলে সব পোস্ট বাদ, একটাই ল্যাম্প পোস্ট মমতা ব্যানার্জি। পোস্ট একটাই পোস্ট, সেটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, বাকি ল্যাম্প পোস্ট। ওই রকম ল্যাম্প পোস্ট বললে আর লাভ। আপনি বললেন তৃণমূলের সব পোস্ট, একটাই পোস্ট হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, और ছাড়া যত পোস্ট আছে ল্যাম্প পোস্ট আছে। আমি गुलाम रब्बानी भाई के जिज्ञेस करबो। रब्बानी भाई, क्या लग रहा है, पूरा घटना कहीं बीजेपी का इसमें कोई सेटिंग है, या फिर वाकई आपके पार्टी के लोग, आपकी पार्टी आपके सरकार से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है? देखिए, ये तो पहले बात है कि हम लोग अभी यहाँ पे सभी कोई कह रहा है कि 1 मिनट, अभी सैयद अली अफजल चांद साहब ने कहा आपके पार्टी के मुतालिक, उन्होंने कहा कि आपके पार्टी में एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट। क्या कहिएगा? देखिए, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ इनके पार्टी के लोगों के लिए कि हीरा चोर और खीरा चोर दोनों इनके पार्टी में है। ठीक है, हीरा चोर बोलिए या खीरा चोर बोलिए, इनके पार्टी में है। जिस तरह का दुर्नीति हम लोग 7 साल में बीजेपी पार्टी के अंदर में देख रहे हैं, ये पूरा पब्लिक के सामने में है। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रतिनिधि हैं पब्लिक के, लेकिन आज भी 7 महीना हो गया है, किसान लोग आज जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इनका हर आइन के पीछे में कुछ ना कुछ एक काला आइन रहता है। तो ये सब तमाम बातें हैं, ये तो 2024 में इनको समझ में आ जाएगा, अभी 2021 में समझ में आ गया है लोगों की तरफ से। लेकिन जहां तक ये मामला है, ये आप देख लें कि इसका इंक्वायरी होगा, और ये पब्लिक भी डिमांड कर रही है कि इस तरह का जो दुर्नीति और बदमाशी ये जो देवांजन ने किया है, इसके पीछे में किन लोगों का हाथ है या नहीं है, या किसके बढ़ावे में इन्होंने ये काम किया है, ये तो सिर्फ हम लोग अभी अज्यूम कर सकते हैं। ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ये तो पमेला गोस्वामी का तरह केस नहीं है ना, जो पमेला गोस्वामी के साथ में इतना भारी मात्रा में कोकीन पकड़ाया गया तो पमेला गोस्वामी को अरेस्ट किया गया। ठीक है, लेकिन इनका जो अभी दुर्नीति सामने आया है, तो इसका भी इंक्वायरी होगा, पुलिस इंक्वायरी करेगा, सीआईडी इंक्वायरी करेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई में जाएगा। तो ये चीज जो है, तमाम चीज चलते रहती हैं, लेकिन एक चीज याद रखें कि तमाम चीज जो है कहीं ना कहीं, एक मिसाल हम लोग पहले देखे थे कि जब इसका किसान के आंदोलन में
एक आदमी जो है वो लुंगी पहनकर अंदर घुस गया था और बोला कि इस किसान के आंदोलन को खराब किया जाएगा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो जो है एक बीजेपी पार्टी का मेंबर था जिसको उकसा के पैसा देकर उनके पास भेजा गया था वो उनके आंदोलन को खराब करने के लिए। तो ये हो भी सकता है कि ये देवांजन जो है ये कंफर्म कुछ है नहीं अभी फिलहाल, ये इसको इंक्वायरी होगा तब मालूम होगा। ये हो भी सकता है कि देवांजन बीजेपी का आदमी था, बीजेपी का प्लांट किया आदमी हो सकता है। ये हम बोल सकते हैं अभी, क्योंकि अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ ना। ये तो पमेला गोस्वामी का जिस तरह का केस हुआ है, जो भारी मात्रा में कोकीन पकड़ाया गया और मालूम हुआ कि वो बीजेपी की सपोर्टर थी और उसमें राकेश सिंह का हाथ था, तो ये तमाम चीज वो तो अरेस्ट हुई, वो भी अरेस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ है। फ्यूचर में ये मालूम हो सकता है कि ये बीजेपी का आदमी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका जो जितना तरह का इनका जो जाति धर्म पर राजनीति, गाय गोबर को लेकर राजनीति, गौ मूत्र को लेकर राजनीति, राम मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति, यही तो इनका एजेंडा है। और इनका डेवलपमेंट का प्रोसेस है क्या? आज के डेट में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में बंगाल छोड़कर किस जगह में डेवलपमेंट इन लोगों ने किया है, ये बता दीजिए आप मुझको। आज के डेट में यूथ परेशान है, आज के डेट में माइग्रेंट लेबर परेशान है, आज के डेट में विमेन परेशान है रेप के वजह से, आज के डेट में कोरोना को लेकर परेशान है। जब यहाँ पर जब महामारी शुरू हुआ था तो मोदी जी जो है वहां पे नमस्ते ट्रम्प करने में बहुत बिजी थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह पाटिल का वो सरकार बनाने में बहुत बिजी थे। तब तक यहाँ कोरोना फैलता गया, शिवराज सिंह चौहान का जो है वहां पे सरकार बनाने में रातों रात सरकार बनाया गया वहां पर में। तो ये जनवरी से लेकर मार्च तक जो है ये 3 महीना ये लोग ये सब किए। जब पूरा तरीके से कोरोना यहाँ पर फैल गया तो कसूरवार दे दिया किसको? जमात को। कसूरवार दे दिया किसको? जमात वाला को, कि जमात वालों का वजह से कोरोना फैल गया। तो ये सब तमाम चीज देखिए, इनके पास में डेवलपमेंट का कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है, ये डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं। आप इसका नेता को टांग के वहां ले जाइए, उसका नेता को यहाँ लाइए, यहाँ से नेता को खरीदिए। यही राजनीति जो है 2014 से लेकर 2021 तक का बंगाल और पूरे देश और पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं। और इसका असर जो है, कोरोना का असर जो है 2022 के यूपी के इलेक्शन में भी देखा जाएगा। अशफाक भाई, गुलाम रब्बानी ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, क्योंकि आज के डेट में डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं। आज यूथ परेशान है, जीडीपी गिर गया है, जीडीपी का मैयत निकल गया है। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ बंगाल, जहां बंगाल का नाम सामने आएगा तो अमरीश पुरी का तरह इनका आंख हो जाएगा, बड़ा बड़ा गोल गोल हो जाएगा। बंगाल को जीतना है, बंगाल को हार गए हम लोग। अब आप लोग 2024 में देख लें, हमारी एक एक बहन, हमारी एक एक माए, हमारे एक एक बूढ़े, हमारे एक एक जवान आप लोग को बंगाल से जो खदेड़ के बाहर निकाला गया है, अब आपको 2024 के इलेक्शन में इसमें आपको जो है हिंदुस्तान के हर एक गली से धक्का देके बाहर निकाला जाएगा आपको। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। ये एक यूथ बोल रहा है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। बहुत शुक्रिया। आप समय बहुत ही कम बचा है, हम एक मिनट के अंदर में सैयद अफजल चांद साहब से बात करेंगे। एक मिनट अपने दोनों गेस्ट को देंगे। चांद साहब একটু আগে गुलाम रब्बानी অভিযোগ করেছেন এই যে দেবাঞ্জন এ বিজেপি एक बात बोलना था हमको, আপনি বলতে হবে। अच्छा ठीक है, बोलिए आप बोलिए। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি আবারও বলছি, এসজি রব্বানি যেদিনকে ন্যাশনাল গোলাম রব্বানি সাহেব যেদিনকে ন্যাশনাল চ্যানেলে বসবেন আমি সেদিনকে বসবো, আমি ন্যাশনালেরই উত্তর দেবো। আমি আবারও বলছি, পশ্চিম বাংলার বাইরে রিজিওনাল छोड़के ন্যাশনাল পলিটিক্সে আমি উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি। ये तो आप आंसर देने से भाग रहे हैं। अरे ये तो आंसर देने से आप भाग रहे हैं, ये बात नहीं होता है। अरे भाई, आप लोग नेशनल पार्टी है, इतने बड़े पार्टी हैं आप लोग, आपको तो जवाब देना चाहिए। अरे आप रीजनल और नेशनल में क्यों लेके आप पड़े हुए हैं? अरे आप रीजनल और नेशनल लेके, अरे भाई मेरा पास में एक और सवाल है जिसका आप जवाब दे नहीं पाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम ऑफ बंगाल, बीइंग अ मुस्लिम ऑफ इंडिया, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कम से कम एक तो काउंसिलर तो ले आए पश्चिम बंगाल के पहाड़ में, तो तब तो बोलेगा नेशनल। तो उसको मुंह में दूध और शक्कर पड़े रब्बानी साहब को, इसलिए वो बोला है कि 26 साल में बंगाल से उखाड़ दिया, देश से उखाड़ देगा, तो आपको मुंह में दूध और शक्कर पड़े। हम चाहता है कि आपको मुंह में दूध शक्कर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। दिवांजन कांड में एक बात এই होता है যে বাংলার বুকে যে সমস্ত দুর্নীতি চলছে একের পর এক,
সেটা আমি বলছি না, খোদ মমতা ব্যানার্জি বলছে যে আমপান থেকে শুরু করে, কারণ মমতা ব্যানার্জি আমপানে যে টাকা দিয়েছিল সেই টাকাটা কেন্দ্র থেকে যে এসেছিল মানুষকে দিয়েছিল, তৃণমূলের নেতারা চুরি করেছিল। তাই মমতা ব্যানার্জি এবারে সেই তার নেতাদেরকে বিশ্বাস করছে না, তার এমএলএদেরকে বিশ্বাস করছে না, পঞ্চায়েতের সংসদে বিশ্বাস করছে না, তাই তিনি পুরো বিডিওদের মাধ্যমে, এসডিও এর মাধ্যমে, প্রশাসনের মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই চোর। আমি রাব্বানি সাহেবকে একটাই অনুরোধ করব, প্লিজ আপনি একটা দরখাস্ত লিখে মমতা ব্যানার্জির কাছে পাঠান যে এটা সিবিআই তদন্ত হলে ভালো, সিবিআই তদন্ত হলেই দুধকে দুধ, পানিকে পানি হয়ে যাবে। রাব্বানি সাহেব তো বলছেন আমি চাইছি সিবিআই। রাব্বানি সাহেব বললে কি, রাব্বানি সাহেবের আমি তো আবার বলছি, এদের তো সব ল্যাম্পপোস্টের কি ভ্যালু আছে? পোস্টের ভ্যালু। আজকে দেখুন মুকুল রায়কে আমাদের দল থেকে যখন চলে গেল, মানে এখনো রাজ্যে বিধানসভাতে বলছে বিজেপির সদস্য, হ্যাঁ ওর সিম্বলে জিতেছে বিজেপি, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি কি একটা কথা বললো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসছে? কোন নেতার মুখে আওয়াজ দিতে পারছে? একটা কথা বলতে পারছে? অর্থাৎ ওদের নেতা এই যে কুণাল ঘোষ, যে মমতা ব্যানার্জিকে যখন জেলে গেল মমতা ব্যানার্জিকে চোর বললো আমি কি চুরি করেছি, বড় চোর তো মমতা ব্যানার্জি, সে এখন জিএস হয়ে গেল, সে এখন মুখপাত্র হলো টিএমসি। অর্থাৎ চোরকে নিয়ে ওরা বাস করতে হচ্ছে, কারণ কংগ্রেস থেকে, তৃণমূল থেকে, সিপিএম থেকে হরেক মাল পাঁচশিকে, টিএমসি হচ্ছে হরেক মাল পাঁচশিকের দল, সেই পাঁচশিকের দলের ল্যাম্পপোস্ট ছাড়া আর কেউ নেই, শুধু একটাই পোস্ট। মমতা ব্যানার্জি মনে করলে সিবিআই হবে, মমতা ব্যানার্জি যদি না মনে করে তাহলে সিবিআই হবে না, তাহলে আমাদেরকে কোর্টে যেতে হবে, কোর্টের রায়ে সিবিআই করতে হবে। তবে এটা জেনে রাখবেন, বিরোধী দলে আমরা যখন ভারতীয় জনতা পার্টি বিরোধী পশ্চিম বাংলায়, আগেকার বিরোধী না, এটা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে আজকে আমরা পশ্চিম বাংলায় এটাকে সিবিআই তদন্ত করিয়ে ছাড়বো। আর সাথে সাথে ওদের যে সোনা বৌদি আছে, যে বিমানবন্দরে সোনা চুরি করে ফোর্সের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সোনা বৌদিরও তদন্ত হবে। क्या कहिएगा? ये बोल रहे हैं रब्बानी साहब, अफजल चांद साहब कह रहे हैं कि हम लोग शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इसको लेकर बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग जरूर आगे बढ़िए, लेकिन एक बात याद रखें कि ममता बनर्जी के राज में हम लोग 10 साल से यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग 34 साल का सीपीएम का भी राजनीति देखा है, ममता बनर्जी का 10 साल का भी राजनीति हम लोग देख रहे हैं, और ये अभी तीसरे चरण का सरकार का यह राजनीति हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग एक चीज याद रखें, बंगाल के आवाम को चाहे वो सीबीआई का इंक्वायरी हो या अपने लोगों के खिलाफ खड़ा रहना हो, इसके लिए हमेशा ममता बनर्जी एक मिसाल के तौर पर काम आती है, मिसाल के तौर पर हम लोग उनका नाम लेते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी एक शख्सियत हैं जिनसे आपको मांग कर नहीं मिला है, उन्होंने खुद इतना दे दिया है बंगाल के आवाम को, बंगाल के माओं को, बंगाल के बच्चों को, बंगाल के बड़ों को, बंगाल के स्टूडेंट्स को, हर एक तबके के लोगों को बिना मांगे इतना कुछ मिल गया है कि आज सुनिए आप आज के पर्यंत मुसलमानদের 2% আমার কথা না, আরে শুনুন না, আরে মশাই আপনি মুসলমানের কথা তুলেছেন তো, এবার শুনুন, আপনি মুসলমানদের কথা বলছেন তো, বিইং আ মুসলিম, শুনুন না, আপনি যখন মুসলমানের কথা বলেন শুনুন এবার, ঠিক আছে? আপনার নাম হচ্ছে সৈয়দ আলী আফজল চাঁদ, ঠিক আছে? বিইং আ মুসলিম, যখন অর্জুন সিং আজান মাইকে হবে না সেই সময় আপনি কোথায় ছিলেন? বিইং আলী আফজল চাঁদ করেছে, আমি আলী আফজল চাঁদকে বলেছি, আমি লজ্জা লাগছে না? কেন মাইকে হবে না? কেন মাইকে হবে না? কে বলেছে মাইকে হবে না? 100% মাইকে হবে, কেন হবে না? কেন হবে না? বিইং আ মুসলিম আপনাকে লজ্জা লাগে না? বিইং আ মুসলিম আপনাকে লজ্জা লাগছে না? আপনি অর্জুন সিং হয়ে আপনি কেস করছেন, মাইকে হবে না, কেন হবে না? কে বলেছে হবে না? 100% হবে, 100% হবে, কেন হবে না? হ্যাঁ, আপনি বলছেন আমি কেস করেছি, আপনাকে লজ্জা লাগছে না? অর্জুন সিং এর নাম নেবে, লজ্জা লাগছে না বলছে? ও তো সেই আপনাদের মাল বলছে, ও তো মাল, ও তো আপনাদের প্রোডাক্ট কে থেকে অর্জুন সিং বিনা মুসলিম আপনার লজ্জা লাগে না? কেস করছেন মসজিদের জন্য, মসজিদে আজান হবে না এর জন্য আপনি কেস করেছেন, আপনাকে লজ্জা লাগছে না?
আপনি উপরে রাখা যাবেন না, আল্লাহর কাছে আপনি উত্তর দেবেন না। চ্যালেঞ্জ করছি প্রমাণ রেকর্ড থেকে এসো। অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে আলী আব্দুল ঠিক চাঁদ আছে, বিষয়টা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। আমরা আপনি আল্লাহর কাছে যাবেন না, ধন্যবাদ আপনি জানাবো আল্লাহর কাছে যাবেন না। সাহেব, আপনাকে আপনাকে কি পড়াবো কি আপনাকে মাটি দেবো? হ্যাঁ, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আপনাকে পড়াবে কি আপনাকে আপনার ফ্যামিলি মাটি দেবে? এটা মনে রাখুন, যে করেছেন ভুল করেছেন। হয় না, আর হিজাব করলে মুসলমানের উন্নতি হয় না। ওই টিভির সামনে না মুসলমান না, হিজাব আমার কাজ আছে, ঠিক আছে। এবারে ভোটটা এনআরসি ভয় মুসলিম, আপনার লজ্জা খাওয়া উচিত আছে, আপনার লজ্জা খাওয়া উচিত আছে, ঠিক আছে। আপনাকে আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে মাটি হবে না, আপনার মনে হচ্ছে আপনাকে মাটি হবে না। जो टीएमसी की तो আমি তো डिबेट में थे, আপনার মাটি হবে না মনে হচ্ছে, जो कि আপনার মাটি হবে না। আরে আপনি কে আপনার মাটি হবে না। আরে भाजपा के আপনার শ্মশান নিয়ে যেতে হবে। আপনি আপনি তো ইসলামের খেলাফ বলছেন, আপনি তো ইসলামের খেলাফ বলছেন। ইউ আর আপনি ইসলামের খেলাফ কাজ করেছেন, আপনি ইসলামের খেলাফ কাজ করেছেন। আপনি কি বলছেন? বিং আ মুসলিম বিজেপি করছেন, বাংলা কথা বলছেন এখানে। আমি কেস করেছি, আমি আলী আব্দুল চাঁদ কেস করেছি, অর্জুন সিংকে থ্রেট করে কেস করেছি, এবং অর্জুন সে ভাইরাল হয়ে আছে, সে ভিডিও এখনো ভাইরাল হয়ে আছে। অর্জুন সিং বলছে আমি জানতাম না আলী আব্দুল চাঁদ এই জায়গায় আছে, তারপরে গিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। যদি এটা করেছেন তাহলে ভালোই করেছেন। তবে আমি আমাদের সাথ দিচ্ছেন, আপনি সঙ্গে আসুন আমাদের। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে আমার সাথে সঙ্গে আসুন, আমাদের সঙ্গে আসুন। चांद साहब, आप दोनों ने अपना समय दिया हमें इस আমাদের সঙ্গে আসুন না। साथ दिया। क्या नहीं आपने चाहिए? इस मिलांजन को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत আপনারা আমার সঙ্গে আসুন না। কেন ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন? ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে লাভ হবে না, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। मैं ওদের সাথে আপনার লাভ হবে না। अब्दुल चांद साहब, চান সাহেব, আপনার ওদের সাথে দাঁড়িয়ে লাভ হবে না আপনাকে, ঠিক আছে। खामोश हो जाए। आप दोनों ने अपना मूल्यवान समय दिया। हम आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा अपना करेंगे। आवाज ब्रेक होती है। दर्शकों से भी कहेंगे कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। ওনার সাথ